नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं एक साधारण इंसान हूं, गांव में पला बड़ा। मेरा गांव, जो एक तरफ खेतों और दूसरी तरफ जंगलों से घिरा है, अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की हवा में मिट्टी की सोंधी महक, पक्षियों की चहचहाहट और झींगुरों का अनवरत गान सुनाई देता है। मैं आपको इस गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई। यह कहानी उस रात की है जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारी दुनिया में सिर्फ वही चीजें नहीं होती जो आंखों से दिखती हैं। गांव का माहौल हमेशा शांत और सरल रहता था। दिन में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और रात होते ही गहरी नींद में डूब जाते। लालटेन की मध्यम रोशनी, कभी कभार दूर से आती उल्लुओं की आवाज और झींगुरों की धुन मिलकर रात को एक अनोखा माहौल बना देती थी। ऐसा लगता था जैसे रात अपनी कहानियां बुन रही हो। गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों ने मेरे बचपन को एक अलग ही रंग दिया। अक्सर दादी रात में कहानियां सुनाती थीं। उन कहानियों में राजा रानी, जंगल के राक्षस और आत्माओं की दुनिया का जिक्र होता था। मैं डर के मारे उनकी गोद में छिप जाया करता था, पर कहानियां सुनने का मोह नहीं छोड़ता था। इन कहानियों ने मेरे भीतर एक जिज्ञासा पैदा कर दी थी और मैं हमेशा सोचता था कि क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं। उस साल की गर्मियों में कुछ अजीब घटित होने लगा। यह बात तब शुरू हुई जब किशोर बाबू ने पहली बार उस रहस्यमयी औरत को देखा। वे रात को खेत से लौट रहे थे। चांदनी रात थी और उनकी लालटेन की रोशनी में सारा रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे गली के मोड़ पर पहुंचे, उनकी लालटेन की रोशनी झपकने लगी। उसी वक्त उन्होंने पायल की आवाज सुनी। वे ठिठक गए और ध्यान से देखने लगे। लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी। वह एक औरत थी, लंबी, पतली, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर उलटे थे। किशोर बाबू ने डर के मारे लालटेन फेंक दी और भागते हुए गांव पहुंचे। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि वह किसी पुराने समय की आत्मा है जो अब गांव में भटक रही है। कुछ ने इसे अफवाह मानकर हंस दिया। लेकिन किशोर बाबू की आंखों में जो डर था, वह झूठ नहीं लग रहा था। मैं भी उनकी बातों को लेकर उलझन में था। उस घटना के कुछ दिन बाद मैं और मेरे दोस्त जगदीश और भीमा चबूतरे पर बैठे हुए थे। रात का समय था। आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था। हम रोज की तरह बातचीत कर रहे थे, लेकिन किशोर बाबू की कहानी हमारे दिमाग में घूम रही थी। जगदीश ने मजाक करते हुए कहा, क्यों भाई, आज तो उस औरत का इंतजार करना चाहिए। हम सब हंस दिए, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। रात गहराती जा रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। मैं उस सन्नाटे को महसूस कर सकता था। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और सिर्फ हमारी लालटेन की हल्की रोशनी आसपास की चीजों को दिखा रही थी। तभी अचानक मुझे गली के मोड़ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये पायल की आवाज थी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जगदीश और भीमा की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। हम तीनों ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही हम गली के मोड़ पर पहुंचे, हमारी लालटेन की रोशनी झपकने लगी। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा और हमारे दिल की तेज धड़कनें थीं। हम वापस लौट आए, लेकिन उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैं बार बार उस आवाज के बारे में सोच रहा था। क्या वह सच में कोई आत्मा थी या यह सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन जिस तरह से लालटेन की रोशनी झपकी थी, वह सामान्य बात नहीं लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक गांव में यह बात और फैल गई। लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। दादी ने हमें समझाया कि रात के समय पूजा पाठ करके सोया करें,
ताकि किसी बुरी शक्ति का असर ना हो। मैं हर रात सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोने लगा, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था। उस घटना ने मेरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। शायद वे कहानियां जो मैंने बचपन में सुनी थीं, सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे किसी न किसी सच्चाई पर आधारित थीं। उस पहली झलक ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैं जानना चाहता था कि वह औरत कौन थी और उसका हमारे गांव से क्या रिश्ता था। धीरे धीरे गांव का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन मेरे लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हर रात जब मैं लालटेन की मध्यम रोशनी में अकेला बैठता, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई मुझे देख रहा है। उस पहली रात की घटना ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे वह डरावना हो या नहीं। मैं सच्चाई जानने के लिए तैयार था, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। उस रात की यादें अब भी मेरे मन में ताजा थीं, और मैं जानता था कि आगे जो होगा वह मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले कुछ दिनों तक मुझे हमेशा उस रहस्यमयी औरत के बारे में सोचने का मौका मिलता रहा। गांव में हुए घटनाक्रम ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। हर दिन जैसे जैसे सूरज ढलता, मुझे उस डरावनी रात की यादें और भी ताजा होने लगीं। मैं हर समय इस सवाल से उलझा रहता था कि आखिर वह औरत कौन थी और क्यों उस रात किशोर बाबू के सामने आई थी। क्या वह सिर्फ एक साधारण अफवाह थी या फिर कुछ और था जो हमें समझने के लिए तैयार नहीं था। गांव में कुछ लोग उस औरत की कहानी को पुरानी कहानियों का हिस्सा मानकर हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखों में जो चिंता और डर मैंने देखा, वह कहीं ना कहीं मुझे और भी सोचने पर मजबूर करता था। दिन में जब खेतों में काम होता था तो गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते, लेकिन रात को अजीब सी खामोशी छा जाती थी। यही खामोशी मुझे डराने लगी थी। रात के अंधेरे में मुझे लगता था जैसे हर चीज गहरे रहस्यों से घिरी हुई हो। यह सच था कि मैं उस औरत के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं वह रात फिर से न लौट आए। मुझे याद था कि किशोर बाबू ने हमें बताया था कि वह औरत बिना किसी आवाज के अचानक सामने आ जाती थी। जैसे ही उसकी परछाई दिखाई देती तो सामने वाले का दिल डूबने लगता था। फिर भी यह सब मुझे किसी पुरानी अफवाह जैसी ही लगता था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से कभी उसे नहीं देखा था। एक दिन जब मैं खेतों से घर लौट रहा था, मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत का विषय वही पुराना था, वह औरत। मैंने ध्यान से सुना और पाया कि कुछ लोग कह रहे थे कि यह औरत किसी बुरी आत्मा का रूप है जो पिछले कई सालों से गांव में भटक रही है। कुछ का कहना था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा थी जो अपने समय में किसी के द्वारा अधूरी मृत्यु का शिकार हुई थी। मुझे यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इन विचारों ने मुझे और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह न केवल मेरी जिज्ञासा थी, बल्कि मुझे यह महसूस होने लगा था कि मुझे इस गांव को एक नई रोशनी दिखानी होगी। किसी भी कहानी को सिर्फ अफवाह मान लेना ठीक नहीं है, और यह समय था कि मैं खुद अपनी आंखों से देखूं कि सच क्या है। मैं न सिर्फ उस औरत के बारे में जानना चाहता था, बल्कि मुझे यह भी जानना था कि क्या ऐसी ताकतें सच में हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मैंने सबसे पहले इस बारे में जगदीश और भीमा से बात की। दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त थे और हमें बचपन से ही एक दूसरे की मदद करने की आदत थी। मैंने दोनों से कहा, तुम लोग जानते हो कि गांव में क्या हो रहा है। हम सब इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक साथ कदम उठाने वाले हैं। पहले तो दोनों हंसी में उड़ा दिए, लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें अपने मन के डर और जिज्ञासा के बारे में बताया तो वे समझ गए कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं था। हमने एक योजना बनाई। हमने तय किया कि हम एक रात फिर से उस रास्ते पर जाएंगे जहां किशोर बाबू ने उस औरत को देखा था। हमारी योजना थी कि हम ध्यान से उसकी परछाई देखेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई रहस्यमयी औरत वहां भटकती है या यह सब सिर्फ अफवाहों का हिस्सा है।
मैंने दिल ही दिल में यह सोचा था कि शायद हम कुछ न पा सकें, लेकिन फिर भी कुछ कर गुजरने की इच्छा ने मुझे प्रेरित किया। जैसे ही रात हुई, हम तीनों अपने घरों से चुपके से निकल पड़े। हमारी लालटेन की रोशनी हमें थोड़ा ढांढस दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ हम डर भी रहे थे। रात के अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लगता था। गांव के रास्ते सुनसान हो चुके थे। दूर से कोई कुत्ता भौंक रहा था और कभी कभी किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रात बिल्कुल अलग हो। हम धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे जहां से किशोर बाबू ने वह औरत देखी थी। हम जितना करीब जाते हमारी धड़कन उतनी तेज होती जाती। अचानक हमें वहीं पायल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हमारे कानों में गूंज रही थी। हमें लगा कि वह आवाज हमारे करीब आ रही है। हमारी सांसें रुक गईं। हम धीरे धीरे एक दूसरे को इशारा करते हुए और कदम आगे बढ़ाने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में हमें एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। हमने अपनी लालटेन की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वह परछाई अचानक गायब हो गई। हमारी नजरें एक दूसरे पर जाकर रुक गईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। क्या वह सच में कोई औरत थी या फिर हम सब कुछ अपने मन से ही देख रहे थे। हम वहां कुछ देर और खड़े रहे, लेकिन फिर डर के मारे हम वापस लौट आए। उस रात के बाद मैं और मेरे दोस्त यही सोचते रहे कि क्या हमने जो देखा वह सच था या सिर्फ हमारे डर का परिणाम था। क्या हम किसी आत्मा के पास गए थे या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पनाएं थीं। हमें किसी भी तरह का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो एहसास हुआ वह कभी न भूलने वाला था। मैं जानता था कि मैं अब तक उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया था, लेकिन मैं यह भी समझने लगा था कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम केवल अपने अनुभव से ही महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वह औरत शायद हमें यह सिखाने आई थी कि कुछ सवालों का जवाब हमेशा हमारी समझ से बाहर होते हैं। कुछ दिनों तक उस रात की घटनाओं के बारे में सोचते सोचते मेरी मानसिक स्थिति बहुत उथल पुथल में थी। मैं अपने आप से सवाल करता रहा कि आखिर वह परछाई क्या थी जो हमने देखी थी। क्या वह सचमुच एक आत्मा थी या फिर कोई और कारण था जो हमारी नजरों को भ्रमित कर रहा था। हालांकि हम तीनों ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे मन में वह अजीब सी तस्वीरें, वह पायल की आवाज और वह रहस्यमयी सर्दी का एहसास बार बार उभर कर सामने आता था। वह घटना मुझे और भी ज्यादा खींच रही थी और मैंने ठान लिया था कि मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही रहूंगा। किसी भी तरह का डर या संकोच अब मुझे पीछे नहीं हटा सकता था। उस रात के बाद गांव में कुछ और बातें भी सुनने को मिलीं। कुछ लोग कहते थे कि जो हम देख रहे थे वह दरअसल सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह सब एक पुराने किंवदंती से जुड़ा हुआ था। वे बताते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक महिला रही थी जो बहुत ही सुंदर और चालाक थी। वह अपने आकर्षण से गांव के पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेती थी। उसकी चालाकियों के कारण ही उसे वह औरत कहा जाता था। किसी ने यह भी कहा कि वह औरत किसी बड़ी अपराधी की बेटी थी और जब उसने अपने परिवार का नाम डुबोने का काम किया तो गांव वालों ने उसे सजा दे डाली। इसके बाद वह औरत कहीं गायब हो गई थी। अब लोग कहते थे कि उसकी आत्मा कभी कभी गांव में लौट आती है और उन लोगों को परेशान करती है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इन कथाओं को सुनते हुए मैं और भी उलझता जा रहा था। क्या ये सभी बातें सिर्फ एक पुराने डर का हिस्सा थीं या सच में कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन मैंने अपने दोस्त जगदीश से इस बारे में और गहरी बात करने का सोचा। मैं उसे यह सब बताना चाहता था कि वह औरत क्या थी और क्या यह सारी बातें सही थीं। उस दिन हम दोनों खेतों में काम कर रहे थे और जैसे ही काम खत्म हुआ मैंने अपनी पूरी दलील रखी। तू सोच जगदीश, क्या अगर ये सारी कहानियां सच हैं, क्या अगर वह औरत अब भी इस गांव में है? मैंने चिंता के साथ पूछा। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तू नहीं समझता, ये सिर्फ एक पुरानी अफवाह है। बस लोग डर के मारे इन्हें जिंदा रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम अपने काम में लगे रहें और इन बेकार की बातों से बचें। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गहरा है और मुझे उसे जानना चाहिए। मैंने अपनी योजना बनाई कि मुझे अब अकेले ही उस रहस्य को सुलझाना होगा।
मुझे यह पता करना था कि उस औरत का क्या इतिहास था और क्या सच में वह किसी बुरी आत्मा की तरह इस गांव में घूमती थी। एक दिन मैंने गांव के एक बुजुर्ग, जिन्होंने गांव की पुरानी कहानियों को सुना था, से मिलने का निर्णय लिया। उनका नाम काका जी था और वह एक समय में गांव के मुखिया भी रहे थे। काका जी का अनुभव और ज्ञान बहुत था और मुझे विश्वास था कि वह मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ अहम जानकारी दे सकते थे। काका जी के घर पहुंचने पर मैंने उन्हें नम्रता से पूछा, काका जी, क्या आप मुझे इस गांव की किसी पुरानी कहानी के बारे में बता सकते हैं, खासकर उस औरत के बारे में जो रात को दिखाई देती है? काका जी ने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू सच में जानना चाहता है? जी हाँ काका जी, मैंने उत्सुकता से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्या है। काका जी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटे। जब मैं 13 उम्र का था तब ये औरत यहाँ घूमा करती थी। लोग कहते थे कि वह किसी राजकुमार की बेटी थी, लेकिन उसके भीतर एक छिपी हुई बुराई थी। वह गांव के अच्छे परिवारों के बच्चों को अपने जाल में फंसाती और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती। काका जी की बातों में कुछ तो था जो मेरे मन को झकझोर रहा था। वह औरत सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि उसकी छवि में कुछ ऐसा था जो उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता था। मुझे यह महसूस होने लगा कि यह कहानी केवल एक अफवाह नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ गहरे सच छिपे थे। काका जी, मैंने आगे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वह औरत कहाँ गई थी? क्या उसके बाद कुछ हुआ? काका जी ने चुपचाप अपनी आंखें झपकाईं और फिर धीरे से बोले, वह औरत एक दिन गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे कि उसे गांव वालों ने सजा दी थी, लेकिन असल में यह कोई नहीं जानता। उसके बाद से ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। वह रात के अंधेरे में घूमती है और जो लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं वे उसकी गाज से बच नहीं पाते। इन शब्दों ने मेरे दिल में डर का एक नया समुंदर उभारा। क्या सच में वह औरत किसी बुरी आत्मा की तरह गांव में घूम रही थी? अगर ऐसा था तो हमें उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? मैं अब पूरी तरह से उलझ चुका था और यह रहस्य मेरे भीतर बहुत बड़ा सवाल बन गया था। काका जी से बात करके मैं और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। मुझे लगने लगा कि मैं केवल उस औरत के बारे में नहीं, बल्कि इसके पीछे की पूरी कड़ी को जानने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो हम आमतौर पर देख नहीं पाते। क्या वह औरत सिर्फ एक कहानी का हिस्सा थी या फिर उसकी आत्मा सचमुच आज भी यहाँ थी? कुछ दिन और बीत गए। वह रात अब भी मेरे दिमाग में ताज़े ख्यालों की तरह घूम रही थी। मैं जानता था कि सिर्फ डर के कारण किसी रहस्य का पीछा करना सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। काका जी की बातों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। क्या सच में वह औरत एक आत्मा थी या फिर उसके बारे में सुनाई जाने वाली बातें सिर्फ पुरानी अफवाहों का हिस्सा थीं? मेरा मन अब यह जानने के लिए बेताब था कि इस रहस्य के पीछे क्या सच था। एक दिन जब मैं अपनी आम दिनचर्या में व्यस्त था, मेरे मन में एक विचार आया। मुझे और अधिक जानकारी हासिल करनी होगी, लेकिन सिर्फ गांव के बुजुर्गों से सुनकर नहीं, बल्कि उन जगहों पर जाकर देखना होगा जहां वह औरत आखिरी बार देखी गई थी। मैंने तय किया कि मैं उन जगहों पर जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहां सचमुच कुछ है या फिर यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैंने जगदीश से इस बारे में बात की। उसने पहले तो मुझे यह सब करने के लिए मना किया, लेकिन जब मैंने उसे काका जी की बातें बताई तो उसकी उत्सुकता भी जाग गई। वह मेरे साथ उस रहस्यमय जगहों पर जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने तय किया कि हम अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गांव के बाहर के पुराने खंडहरों की तरफ निकलेंगे, जहां से यह अफवाहें उठती थीं। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही हम दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हमारी मंजिल गांव के बाहर का वह खंडहर था जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे। यह हवेली बहुत पुरानी थी और बहुत सालों से खंडहर में बदल चुकी थी। लोगों का कहना था कि वह औरत इसी हवेली में रहती थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। हमने रास्ते में कई बार सुना था कि इस हवेली के आसपास रात के वक्त कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। वहां जाने की बात ही डरावनी थी, लेकिन मेरे मन में एक साहस था
जो मुझे कुछ करने की प्रेरणा दे रहा था। हम दोनों खंडहर के पास पहुंचे। हवेली का ढांचा काफी खंडहर और टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था। हवेली के भीतर घुसने से पहले हम दोनों थोड़ी देर बाहर खड़े रहे और चारों ओर नजरें घुमाईं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। जगदीश थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैंने उसे शांत रहने को कहा। हम धीरे धीरे हवेली के पास गए और उसके अंदर घुसने की कोशिश की। हवेली के मुख्य द्वार को एक भारी लकड़ी से बंद किया गया था, लेकिन हम दोनों ने उसे खींचकर खोला और अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर घुसे, हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक गहरी शांति थी जो हमारी सांसों को भी महसूस कर रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो समय के साथ मटमैली हो गई थीं। जगह जगह जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी अंदर आकर काफी मध्यम हो गई थी, जैसे हवेली ने रोशनी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चुप थे, लेकिन यह चुप्पी हमारी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। हम धीरे धीरे हवेली के अंदर के कमरों की ओर बढ़े। हर कमरे में अंधेरा था और एक सन्नाटा फैला हुआ था। हम दोनों के कदमों की आवाजें पूरे भवन में गूंज रही थीं, जैसे हवेली खुद हमारी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। जगदीश ने धीरे से कहा, क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? ये जगह ठीक नहीं लगती। हमें यहाँ कुछ जानकारी तो मिलनी चाहिए, मैंने जवाब दिया। अगर कुछ है तो हमें उसे जानना होगा। हम दोनों एक बड़े हाल में पहुंचे, जहां एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे की लकड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं हुआ था। हमने उसे खींचकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और हम दोनों को चौंका दिया। हवेली में एक गहरी सर्द हवा थी जो हमारी त्वचा को शीतल कर रही थी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और छत के कोने में एक पुरानी झूला लटक रही थी। वह झूला हल्के से हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे हल्के से धक्का दिया हो। हम दोनों वहां खड़े थे और मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। यह जगह सच में डरावनी थी। मैं अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि एक कोने से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी। क्या वह? मैंने सोचा, लेकिन मैंने डर को काबू करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। जगदीश ने चुपके से कहा, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने कुछ देर सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, कोई हल्की सी खटपट की आवाज आ रही थी। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अपने कदमों से आ रहा हो। मेरी सांसें थम सी गईं, लेकिन मैंने डरते हुए कहा, शायद कोई और है। हम दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जब हम पास पहुंचे तो देखा कि कोई भी नहीं था, बस वही पुराना झूला था जो अब भी हल्के से हिल रहा था। यह दृश्य और भी रहस्यमय था और मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई। क्या यह आवाज उस औरत की थी जिसका हमसे पहले सुन चुके थे? क्या वह सचमुच यहाँ थी या यह सब कुछ हमारी कल्पना का हिस्सा था? हम दोनों वहां कुछ देर खड़े रहे, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि अब हमें वापस लौटना चाहिए। कोई और रास्ता नहीं था और मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ कुछ और पा सकते थे। हवेली का यह खंडहर अब और भी डरावना लगने लगा था। हमें समझ में आ गया था कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक और अदृश्य दुनिया भी हो सकती है, जहां समय और जगह की सीमाएं कहीं न कहीं उलझी हुई हैं। हम दोनों बाहर की ओर लौटने लगे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था जो लगातार उठ रहा था। क्या हम सचमुच इस रहस्य के करीब पहुंच पाए थे, या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम था जो हमारे डर और कल्पनाओं ने पैदा किया था? कुछ दिनों बाद हवेली से वापस लौटने के बाद मेरे भीतर एक गहरी उलझन बढ़ गई थी। मैं जानता था कि मैंने कुछ ऐसा देखा था जो सामान्य नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, क्या वह सब सच था या यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का परिणाम था? इस सवाल ने मुझे न सिर्फ मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि मेरी रातों की नींद भी उड़ा दी थी। हर रात मैं उस झूले की हल्की आवाज और हवेली के अंधेरे कमरे को याद करता और कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता जैसे वह रहस्य मुझे कहीं से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जगदीश भी अब उस रात के बाद कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। वह पहले जैसा खुशमिजाज और मस्त नहीं था। उसकी आंखों में एक घबराहट थी,
जैसे वह भी भीतर ही भीतर डर महसूस कर रहा हो। हालांकि उसने मुझसे कभी सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वह भी वह सब महसूस करता है जो मैं महसूस कर रहा था? एक दिन मैंने तय किया कि अब मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी उलझन को हल करने के लिए किसी और से मदद लूंगा। मेरे दिमाग में एक नाम था, बाबा रामू, जो गांव के पास के एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वह एक साधु बाबा थे जो अपनी साधना में बहुत समय बिताते थे। गांव के लोग कहते थे कि बाबा रामू के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वह किसी भी रहस्य को सुलझा सकते थे। उन्होंने कई बार अपनी आशीर्वाद से गांव के लोगों के दुख दूर किए थे और मुझे लगता था कि शायद वे इस रहस्य के बारे में कुछ जानते हों। मैंने उस दिन तय किया कि मैं बाबा रामू से मिलूंगा और उन्हें हवेली के बारे में बताऊंगा। इस सोच के साथ मैंने जगदीश से कहा कि मुझे बाबा से मिलकर आना है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि बाबा से हमें कोई मदद मिलेगी? मैं जानता था कि वह अभी भी असमंजस में था, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम इसे जरूर सुलझा सकते हैं। हम दोनों बाबा के मंदिर की ओर चल पड़े। यह रास्ता गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी से होकर जाता था। हमें रास्ते में कोई खास बात नहीं दिखी, लेकिन मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। क्या बाबा सचमुच हमारी मदद कर पाएंगे? क्या वह हवेली के रहस्य को समझ सकेंगे? ये सभी सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। जब हम मंदिर पहुंचे तो बाबा रामू वहां अपने झूले पर बैठे हुए थे। उन्होंने हम दोनों को आते देखा और मुस्कुराए। उनका चेहरा एक साधु की तरह शांत और साक्षात था। मैं पहले तो थोड़ी झिझकते हुए बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, क्या बात है बेटा, क्यों घबराए हुए हो? मैंने धीरे से कहा, बाबा, हमें आपसे एक मदद चाहिए। कुछ दिनों पहले हम गांव के पास एक पुरानी हवेली में गए थे और वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हम चाहते हैं कि आप हमें समझाएं कि वहां क्या हो रहा है। बाबा रामू ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर थोड़ी देर चुप रहे। वह धीरे से बोले, बेटा, वह हवेली एक बहुत पुरानी जगह है जहां बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। वह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि वहां बहुत सी आत्माएं बसी हुई हैं। मैंने बाबा की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप कहते हैं कि वहां सचमुच आत्माएं हैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वह औरत जिसके बारे में तुमने सुना है, एक आत्मा है जो उस हवेली में बसी हुई है। वह आत्मा किसी कारणवश यहां फंसी हुई है और उसे शांति नहीं मिल पाई। मेरे मन में यह सुनकर एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, लेकिन बाबा, वह आत्मा हमें क्यों दिखाई देती है? क्या हमें उसके पास जाकर मदद करनी चाहिए? बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आत्माएं कभी भी हमारी मदद नहीं चाहती। वे बस शांति की तलाश में होती हैं। अगर तुम उस औरत की आत्मा से संपर्क करना चाहते हो तो तुम्हें पहले यह समझना होगा कि वह तुम्हारी मदद नहीं ले सकती, बल्कि वह तुम्हारे दिल और दिमाग को घेर सकती है। यह सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा। मुझे यह समझ में आ गया कि बाबा की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। आत्माओं से संपर्क करना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि वे केवल अपने खुद के दुख और दर्द में खोई रहती हैं। फिर भी मुझे यह जानने की इच्छा थी कि आखिर उस औरत की आत्मा क्या चाहती थी। बाबा ने मेरी आंखों में एक गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हें उस आत्मा से बचने के लिए किसी और की मदद लेनी होगी। तुम्हारे भीतर जो डर और बेचैनी है, वह तुम्हारे दिल को कमजोर कर रही है। अगर तुम इस रहस्य से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की शांति को पहले समझना होगा। यह सुनकर मैं चुप हो गया। बाबा ने सही कहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को शांति नहीं दे सकता तो मैं उस रहस्य से बाहर कैसे निकल सकता था। यह मेरे लिए एक बड़ा सवाल था। क्या मुझे हवेली के रहस्य से पीछा छुड़ाना चाहिए या फिर मुझे उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए? बाबा रामू ने फिर कहा, बेटा, जीवन में कई रहस्य होते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझने से पहले अपनी आत्मा की शांति बनानी चाहिए। कभी कभी हम जिन सवालों के उत्तर चाहते हैं वे हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। अगर तुम खुद को समझ पाओ तो तुम्हें बाकी सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। बाबा की बातों ने मुझे एक नई दिशा दी। मैंने यह ठान लिया कि मुझे पहले खुद को समझना होगा और अपनी अंतरात्मा से शांति प्राप्त करनी होगी। तभी मैं उस रहस्य को सुलझा पाऊंगा।
हम दोनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और वापस गांव लौट आए। अब मुझे यह समझ में आ गया था कि अगर मुझे उस रहस्य को जानना है तो मुझे सबसे पहले अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। यह एक कठिन रास्ता था, लेकिन अब मैं तैयार था। कुछ दिन बीत गए थे और हवेली के रहस्य ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। बाबा रामू से मिले बिना मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितनी भी उलझनें देखी थीं, वे सब हवेली के उस अंधेरे रहस्य के मुकाबले बहुत छोटी लगने लगी थीं। मैं खुद को लगातार उसी स्थान पर महसूस कर रहा था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा की बातों ने मुझे थोड़ा सा राहत दी थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस आत्मा को शांति देने का तरीका क्या हो सकता है। मुझे लगता था कि हवेली के रहस्य को हल करने के बाद ही शायद मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इसके लिए मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जगदीश अब भी हवेली के बारे में बात करने से कतराता था। वह मुझसे कहता था, तुम इसे छोड़ दो भाई, हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि वह खुद भी डर और उलझन में था। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या उसे भी वही सब महसूस हो रहा है जो मुझे महसूस हो रहा था। शायद वह इस सबसे ज्यादा डरता था, लेकिन मेरी तरह वह भी यह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। एक दिन मुझे याद आया कि हवेली के पास कुछ पुरानी किताबें थीं जो मैंने पहले देखी थीं। मुझे लगता था कि वे किताबें शायद उस आत्मा और हवेली के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं। वे किताबें बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। उनमें कुछ रहस्यमय प्रतीक और अजीब से विचार लिखे हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह किताबें मुझे कुछ मदद कर सकती थीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद उनमें कुछ ऐसा हो जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। मैंने जगदीश से कहा, तुम तैयार हो? हमें एक बार फिर हवेली जाना होगा। इस बार हम किताबों को ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसा हो जो हमें इस रहस्य के बारे में और जानने में मदद करे। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हाँ कहा। हम दोनों फिर से हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में मेरे मन में कई सवाल थे। क्या हम सही कर रहे थे? क्या इन किताबों में कुछ ऐसा था जिसे हमें जानना चाहिए? यह सब अनजानी भयावहता के बीच एक डर और उम्मीद का मिश्रण था। हवेली के पास पहुंचते ही मुझे वहीं घबराहट और डर का एहसास हुआ। हवेली वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे कुछ अलग सा था। हवेली का माहौल पहले की तुलना में और भी डरावना लग रहा था। हवा तेज हो गई थी और पास के झूले की आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। मैं यह नहीं कह सकता था कि यह आवाज वास्तव में थी या फिर यह मेरी मानसिक स्थिति का परिणाम थी, लेकिन फिर भी हम दोनों अंदर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी अंधेरा और उदास था। जैसे ही हम अंदर घुसे, मुझे वही गहरी चुप्पी और नीरवता का एहसास हुआ जो पहले महसूस हो चुकी थी, जैसे हर कोना किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। हम धीरे धीरे उस कमरे में गए जहां वह किताबें रखी हुई थीं। वे किताबें एक पुरानी मेज पर रखी थीं। मैंने देखा कि उनमें से कुछ किताबें काफी पुरानी हो चुकी थीं। उनकी चमड़ी उधड़ी हुई थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने एक किताब उठाई और ध्यान से उसे खोलने की कोशिश की। किताब के पहले पन्ने पर कुछ अजीब से प्रतीक थे और लिखावट इतनी जटिल थी कि मुझे उसे पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इन प्रतीकों और शब्दों को समझ सकता था, जैसे किसी गहरे अतीत से जुड़ी कोई आवाज मेरी आत्मा को पुकार रही हो। जगदीश भी मेरे पास आया और एक दूसरी किताब खोलने लगा। हमें दोनों को यही एहसास हुआ कि इन किताबों में कुछ ऐसा था जो हमें हवेली के रहस्य को समझने में मदद कर सकता था। हम एक एक करके किताबों को पलटने लगे। एक किताब में एक पुरानी कथा थी जिसमें एक औरत के आत्महत्या करने का जिक्र था। कथा में कहा गया था कि वह औरत हवेली की मालिक थी और वह अपने पति के धोखे और अत्याचारों से तंग आकर खुद को मार डालने को मजबूर हो गई थी। लेकिन उसकी आत्मा उस समय से ही हवेली में बसी हुई थी और वह शांति की तलाश में थी। वह अपनी मृत्यु के बाद भी हवेली में रहने लगी थी और उसका दुख कभी खत्म नहीं हुआ। यह कहानी सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह वही आत्मा थी जिसे हम महसूस कर रहे थे? क्या यह औरत सचमुच हवेली में बसी हुई थी और हमारी मदद मांग रही थी? मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई थी।
यह सच था कि हम सिर्फ एक रहस्य की ओर खींचे जा रहे थे, लेकिन क्या यह रहस्य हमें शांति की ओर ले जाएगा या और भी उलझन में डाल देगा? हमने और किताबें देखी और उनमें से एक किताब में आत्मा के साथ संवाद करने का तरीका भी लिखा था। उस किताब में बताया गया था कि अगर हम उस आत्मा से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें कुछ विशेष प्रार्थनाएं करनी होंगी जो उस आत्मा को शांति देने में मदद कर सकती थीं। मैंने किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह वही तरीका हो सकता था जिससे हम उस आत्मा को शांत कर सकते थे। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं हमें इस प्रक्रिया से और भी परेशानियां ना हो जाएं। जगदीश ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में इसे करना चाहते हो? उसकी आवाज में डर था, लेकिन वह भी इस रहस्य को समझना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें यह करना ही होगा, चाहे जो हो। हमने किताब में दी गई प्रार्थनाएं पढ़ी और तय किया कि हम उस रात हवेली में रुककर आत्मा से संपर्क करेंगे। यह एक कठिन और खतरनाक रास्ता था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका यही था। रात का समय था और हवेली में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी मानो रुक सी गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम फिर से यहां थे, इस बार एक अलग उद्देश्य के साथ। हमने हवेली के अंदर कदम रखा और उसी घने अंधेरे ने हमें घेर लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने देखा कि जगदीश के चेहरे पर भी उतनी ही घबराहट थी जितनी मुझे महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर हर कदम पर जैसे कोई अनकहा डर था। मैंने सिहरते हुए कहा, हमारे लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रात हो सकती है जगदीश। वह बस चुप रहा और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर और उलझन थी जो मुझे महसूस हो रही थी। हम दोनों धीरे धीरे उस कमरे में गए जहां पहले किताबें रखी थीं। वहीं एक मेज के पास हम बैठ गए। मैंने किताब को खोला और उसमें दी गई प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की। हर शब्द जैसे मेरे भीतर एक अजीब सी शक्ति भर रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक गहरी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। क्या हम सही कर रहे थे? क्या हम सचमुच उस आत्मा को शांति दे पाएंगे, या फिर हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे? क्या तुम तैयार हो? मैंने धीरे से पूछा। जगदीश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा। उसका डर मुझे और भी महसूस हुआ। इस डर से पार पाना मुश्किल था, लेकिन हमें इसे पार करना था। अगर हम यह नहीं करते तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हवेली के इस रहस्य का क्या मतलब था। मैंने गहरी सांस ली और किताब की ओर ध्यान केंद्रित किया। मैं अपने अंदर की ताकत जुटा रहा था ताकि उन प्रार्थनाओं को सही तरीके से बोल सकूं। हवेली के अंदर जैसे समय रुक गया था। सब कुछ ठहरा हुआ था। चारों ओर का अंधेरा जैसे एक सजीव शैतान की तरह हमें घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें डटे रहना था। हमें इस रहस्य का सामना करना था। प्रार्थनाएं शुरू हो गईं और शब्दों के साथ साथ हवेली में एक अजीब सी हलचल भी महसूस होने लगी। हवा की गति अचानक तेज हो गई थी। झूला फिर से हिलने लगा और दीवारों से एक हल्की सी चीख सुनाई देने लगी। यह सब इतना अचानक था कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा कि जगदीश की आंखों में भी डर था, लेकिन उसकी आवाज कांपते हुए उसने कहा, क्या ये सचमुच हो रहा है? हम दोनों उस कमरे में बैठे हुए थे और जैसे जैसे हम प्रार्थनाएं पढ़ते जा रहे थे, एक अजीब सी शक्ति कमरे में भरने लगी थी। मुझे लगा कि जैसे हवेली की दीवारें हमें घेर रही हैं। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया और दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यह खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। फिर अचानक कमरे की हवा में कुछ हलचल हुई। मैं देख सकता था कि सामने की दीवार पर एक अंधेरा सा आकार उभरने लगा। यह आकार धीरे धीरे आकार लेता गया, जैसे कोई छाया हमारे सामने खड़ी हो। मैं कांपते हुए अपनी जगह से उठा और जगदीश को आवाज दी, देखो, क्या तुम यह देख रहे हो? वह भी चुपचाप मेरी तरफ देखने लगा। सामने जो आकार था वह अब स्पष्ट रूप से एक महिला की छाया लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी और उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। इस छाया के भीतर एक ऐसी खौफनाक ताकत थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उसके आसपास का वातावरण जैसे भारी हो गया था। फिर अचानक वह छाया बोल पड़ी, तुम मेरे पास क्यों आए हो?
उसकी आवाज़ इतनी तीव्र और गहरी थी कि वह हमारे दिलों में गूंजने लगी। मैंने डरते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। वह छाया कुछ देर चुप रही और फिर उसने कहा, शांति, क्या तुम समझते हो कि शांति क्या होती है? उसकी आवाज़ में गहरी उदासी और दर्द था। मैं कभी शांति नहीं पा सकी। मेरे साथ जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती। तुम मुझे क्या शांति दोगे? यह सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे अब समझ में आ रहा था कि यह आत्मा सिर्फ अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन हमें इसे शांत करना था। मैंने फिर से प्रार्थना पढ़नी शुरू की और साथ ही कहा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं ताकि तुम मुक्त हो सको। यह सुनकर वह छाया कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपने काले धुएं जैसे शरीर को घुमा लिया और कहा, क्या तुम सचमुच समझते हो कि मुझे शांति मिल सकती है? क्या तुम मेरे दर्द को हर सकते हो? मैंने बिना किसी डर के कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। उसके बाद छाया का रूप और भी ज्यादा साफ हो गया। अब वह एक महिला के रूप में सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी और पीड़ा थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। उसकी आवाज अब हल्की हो गई थी। तुम सच में मुझे शांति देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे दुखों को समझ सकते हो? हमने धीरे धीरे हाँ कहा और वह महिला सामने आकर हमारे पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसने हमारी बातों को सुना और अब वह शांति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक वह महिला धुएं में विलीन हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। यह एक अजीब अनुभव था, जैसे वह आत्मा सच में मुक्त हो गई हो। हम दोनों उस कमरे में चुपचाप बैठे रहे। हमारी प्रार्थना ने शायद उसे शांति दी थी, लेकिन हमें यह एहसास हुआ कि हमारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। हवेली के रहस्य का हल मिल चुका था, लेकिन इस रहस्य के भीतर कुछ और भी था जिसे हमें समझना था। यह सब कुछ इतने जल्दी हुआ था कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हवेली के अंदर उस आत्मा से मिलकर उसके दर्द को महसूस करके मैंने सोचा था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब हम कमरे से बाहर आए तो हवेली के वातावरण में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ, जैसे अब भी कुछ बाकी था, एक अदृश्य ताकत जो हमें घेरने की कोशिश कर रही थी। मुझे यह समझ में आ रहा था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, यह रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। जगदीश मेरे पास खड़ा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह मुझसे ज्यादा डरा हुआ था। मुझे उसकी स्थिति समझ में आ रही थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि अगर हम इस रहस्य को हल करना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। हमने एक बार फिर हवेली के भीतर कदम रखा और यह महसूस किया कि कुछ बुरी ताकतें हमारे आसपास हैं। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि हवेली के भीतर कोई और चीज भी छिपी हुई है। यह रहस्य सिर्फ एक आत्मा का नहीं था, बल्कि एक और गहरी साजिश का हिस्सा था। हम दोनों ने फिर से अपने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक और दरवाजा था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। उस दरवाजे के पास एक पुरानी सी मेज रखी हुई थी, जिस पर कुछ किताबें और कागज फैले हुए थे। यह सब देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह सब उस आत्मा से जुड़ा हुआ था? क्या यहां कुछ ऐसा था जिसे हम नहीं समझ पाए थे? मैंने किताबों को पलटना शुरू किया और एक पुरानी डायरी मेरी नजरों में आई। जब मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक बंदी गृह है और यहां हर आत्मा किसी न किसी कारण से फंसी हुई है। यह पढ़कर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या इसका मतलब यह था कि हवेली में बाकी आत्माएं भी फंसी हुई हैं? क्या हम उन आत्माओं के बारे में कुछ कर सकते थे? मैं और जगदीश चुपचाप उस डायरी को पढ़ते गए और उसमें लिखी एक एक बात ने हमें और भी उलझन में डाल दिया। डायरी में आगे लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करता है वह इस बंधन में फंस जाता है। यह हवेली उन आत्माओं की गवाही है जो शांति के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति इस घर में प्रवेश करता है तो वह अपनी आत्मा के साथ एक अनजाने रिश्ते में बंध जाता है। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। क्या हम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके थे?
क्या हम भी अब हवेली के रहस्य का हिस्सा बन चुके थे, जो कभी खत्म नहीं होगा? डायरी में आगे लिखा था, एक दिन तुम इस खेल का हिस्सा बनोगे और फिर तुम्हें खुद ही इस बात का एहसास होगा कि तुम इस घर के हिस्सा बन चुके हो। यह पढ़कर मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। यह वह वक्त था जब मुझे सच में समझ में आया कि हम इस हवेली के अंदर एक ऐसी शक्ति से जूझ रहे थे जो हमारी समझ से बाहर थी। हम सिर्फ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली का रहस्य कहीं ज्यादा गहरा था। जगदीश ने देखा कि मैं कुछ गहरे विचारों में खो गया था, तो वह धीरे से मेरे पास आया और कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं जगदीश, ये सब कुछ इतना जटिल हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ और करना होगा। हमें इस हवेली के अंदर और गहराई में जाना होगा। हमने एक बार फिर से हवेली की गहराई में कदम रखा। वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। हर कदम पर हम खुद को और भी खोते हुए महसूस कर रहे थे। हवेली में कुछ ऐसा था जो हमें खींच रहा था, जैसे एक गहरी खाई में गिरने के लिए हमें तैयार किया जा रहा हो। और हमें यह महसूस हो रहा था कि जो हम कर रहे थे वह सही नहीं था। हमने कुछ और कदम बढ़ाए और अचानक एक तेज आवाज आई। यह आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई अंदर से हमें पुकार रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और अब हमारी घबराहट बढ़ने लगी थी। हम किसी भी पल कुछ अनहोनी घटने की उम्मीद कर रहे थे। फिर एक पल ऐसा आया जब दीवारों से एक अजीब सी हलचल हुई। उसके बाद सामने से एक व्यक्ति की छाया दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि उस आत्मा का रूप था जिसे हमने पहले शांति दी थी। वह शांति के साथ हमारे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे उसने अपनी मुक्ति पाली हो। तुम दोनों ने मुझे शांति दी, वह आत्मा बोली। अब मैं मुक्त हूं और तुम्हें भी मेरी तरह शांति मिलेगी। यह सुनकर हमें एक गहरी राहत का एहसास हुआ। वह आत्मा अब हमें कुछ और नहीं कहेगी और हम हवेली के रहस्य से बाहर निकलने में सफल होंगे। लेकिन साथ ही यह एहसास भी था कि हम दोनों ने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ खो दिया था। अब हमें उस रहस्य से मुक्त होने का तरीका मिल गया था, लेकिन यह अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब टूट चुका था और हम दोनों बाहर की ओर बढ़ने लगे। हवेली से बाहर निकलते हुए हमने महसूस किया कि अब सब कुछ बदल चुका था। हम न सिर्फ हवेली के रहस्य से बाहर निकल चुके थे, बल्कि हम दोनों ने उस रहस्य का सामना किया था जिसे शायद कोई और नहीं कर पाता। अब हमें शांति मिली थी और हमें यह एहसास हो गया था कि कभी-कभी किसी रहस्य को जानने का मूल्य वह शांति है जो उसकी वजह से मिलती है। हवेली के अंदर से बाहर आते हुए मेरे मन में असंख्य सवाल थे, लेकिन साथ ही एक गहरी राहत भी महसूस हो रही थी, जैसे हम दोनों ने किसी कठिन सफर को पूरा कर लिया हो और अब हम घर लौटने को तैयार थे। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी वह यह थी कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। उस अंधेरे हवेली में जहां हर कदम पर एक डर था, वहां हमने मिलकर इस रहस्य का सामना किया था। वह आत्मा अब शांति में थी और हवेली की हर दीवार से उस दर्दनाक इतिहास का वजन हल्का हो चुका था। जगदीश मेरे पास खड़ा था और उसका चेहरा साफ बताता था कि वह भी अपने अनुभवों के बारे में सोच रहा था। मुझे यह समझ में आ रहा था कि हम दोनों के लिए यह यात्रा केवल एक रहस्य को सुलझाने का रास्ता नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर एक बदलाव लेकर आई थी। हम दोनों के अंदर कुछ ऐसा था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हवेली ने हमें न सिर्फ डराया था, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और साहस को भी परखा था। और अब जब हम बाहर थे तो हमें यह एहसास हो रहा था कि हम कुछ विशेष कर चुके हैं। हमने चुपचाप अपनी राह पकड़ी और हवेली से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन अब हमें यह महसूस हो रहा था कि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम उस हवेली के रहस्य से मुक्त हो चुके थे, लेकिन हमें अब भी कुछ और चीजें जाननी थीं। हवेली के बाहर आकर हम दोनों को उस वातावरण का बदलाव महसूस हुआ। हर तरफ शांति थी और हवेली अब हमारे पीछे थी। फिर भी उस पुराने घर का एहसास अब भी हमारे दिलो दिमाग में था। जगदीश ने मुझसे पूछा, तुम अब क्या सोच रहे हो?
मैंने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूं कि यह सब हमारे लिए क्यों हुआ। हम दोनों ही यहां आए और हमें इस रहस्य से गुजरना पड़ा। क्या यह हमारे लिए कोई संदेश था? उसकी आंखों में एक झलक सी आई और वह चुप रहा। मुझे लगता था कि वह भी इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहे बिना आगे बढ़ते गए। बीच बीच में हम एक दूसरे की तरफ देखते, जैसे यह सोचने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हम सही कर रहे थे। हमें पूरी तरह से यकीन था कि अब हवेली में कोई बुरा शक्ति नहीं बची थी, लेकिन फिर भी एक अनकही चिंता हमारे भीतर थी। क्या इस रहस्य के और भी पहलू थे जिन्हें हम नहीं समझ पाए थे? जगदीश ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों इस रहस्य से बाहर कैसे निकले? मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर उत्तर दिया, नहीं, शायद हम केवल इस पर विश्वास करने से बाहर निकले। हम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास किया और शायद यही हमारे रास्ते का एकमात्र कारण था। हम दोनों ने हवेली के रास्ते से बाहर निकलते हुए अपने मन में अनगिनत सवालों को सुलझाने की कोशिश की। क्या इस सफर ने हमें कुछ सिखाया था? क्या अब हम पहले जैसे लोग थे या हम बदल चुके थे? हमें यह समझ में आ रहा था कि हम जिस दुनिया में जीते थे वह हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा जटिल और गहरी थी। कभी कभी कुछ रहस्य हमें बिना किसी चेतावनी के अपनी ओर खींच लेते हैं और हम उनका हिस्सा बन जाते हैं। हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैंने कहा, जगदीश, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम हवेली में थे तो हमें ऐसा क्यों लगा कि हम उसमें फंसे हुए थे? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने सोचा था कि हम शायद उस आत्मा के बंधन में थे, लेकिन अब लगता है कि हम उस हवेली के रहस्य के बंधन में थे। उसकी बात ने मुझे गहरे में सोचने पर मजबूर किया। क्या सच में हम हवेली के रहस्य में फंसे हुए थे? क्या हमने उस रहस्य को हल करने से पहले उस हवेली के भीतर अपनी पहचान खो दी थी? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता रहा, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष था कि हम अब बाहर थे। हवेली के भीतर एक अजीब सा शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कुछ बहुत पुराना और भूतिया अब शांत हो चुका था। हम दोनों सड़क पर चलते हुए अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यह एहसास अब भी हमारे साथ था कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वह केवल एक शुरुआत थी। हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं का क्या होगा? क्या हम अब भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ पाए थे? हमने अंत में गाड़ी को रोक लिया और आसपास के माहौल को महसूस किया। चारों ओर शांति थी, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा तनाव भी था। शायद वह हवेली के भीतर की गूढ़ता थी जो हमारे साथ थी। शायद हवेली का रहस्य अब भी हमारी आत्माओं में कहीं न कहीं जीवित था। हम दोनों चुपचाप वहां खड़े थे, जैसे इस शांतिपूर्ण माहौल को अवशोषित कर रहे हों। हमने जो किया वह सही था, मैंने कहा, और जगदीश ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई समझ थी और मुझे भी यही महसूस हुआ। हवेली का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले नए अनुभवों का क्या होगा? हमें क्या पता था कि अब तक हम जो जानते थे वह केवल एक शुरुआत थी। अब हमें अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने का समय आ गया था। हवेली के रहस्य का पर्दा उठ चुका था और हम दोनों उसे सुलझाने के बाद अब वापस अपने जीवन की ओर लौट रहे थे। लेकिन सच कहूं तो उस रहस्य ने हमें कुछ ऐसा सिखाया था जो हम पहले कभी नहीं समझ पाए थे। हम केवल एक यात्रा पर नहीं गए थे, बल्कि हमने अपने अंदर की कुछ गहरी बातें भी जानी। हम दोनों इस यात्रा से कुछ सीख कर लौट रहे थे और यह मुझे एहसास हो रहा था कि असल साहस सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से जूझने से आता है। हवेली ने हमें अपने भीतर की ताकत को महसूस करने का अवसर दिया था और अब हम वापस लौट रहे थे, जैसे हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुके थे। गाड़ी में बैठे हुए मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण अब मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। अब हम उस घनी रात को पीछे छोड़ चुके थे जो हवेली के रहस्य से ढकी हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम दोनों एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जहां डर नहीं था, बल्कि समझ थी, शांति थी और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास था। जगदीश भी कुछ देर से चुप था,
शायद वह भी यही सोच रहा था। फिर अचानक उसने कहा, क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हवेली से लौटते हुए हम दोनों ने कई बार एक दूसरे से यही सवाल किया था कि क्या हम इस सफर में कुछ खो चुके थे या कुछ पाया था। लेकिन सच में हम दोनों के लिए यह अनुभव किसी खजाने से कम नहीं था। हवेली में जो कुछ भी हुआ वह हमें एक नई दृष्टि दे गया था। हम दोनों ने साथ में डर का सामना किया था और यह डर हमसे कहीं अधिक कुछ सिखाने के लिए था। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि यह हमारी सोच और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल चुका था। अब हम जानते थे कि हर डर, हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छुपी होती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमारी यात्रा की आखिरी कुछ किलोमीटर बेहद शांत और एकरस थे। जगदीश और मैं दोनों इस समय कुछ ज्यादा ही विचारशील थे। गाड़ी के इंजन की आवाज, पत्तियों की सरसराहट और हम दोनों के बीच का सन्नाटा, सब कुछ बेहद शांति से भरा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कि हम अब इस सफर के हर हिस्से को जी चुके थे। हवेली का रहस्य अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था और हमारे दिलों में उस रहस्य से जुड़ी कुछ पुरानी बातें थीं जो अब हमें खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देती थीं। जब हम अपने घर के पास पहुंचे तो उस जगह को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबा सफर पूरा हुआ हो। मैं गाड़ी से बाहर निकला और फिर धीरे धीरे जगदीश के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। हमें यह समझ में आ गया था कि हम दोनों अब एक अलग इंसान बन चुके थे। हमें उस रहस्य के भीतर जो ताकत मिली थी वह हमारे साथ थी। यह ताकत अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अब हम वापस अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने को तैयार थे, लेकिन वह अनुभव, वह रहस्य और वह साहस हमारे साथ रहेगा। हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जीवन की किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। घर में प्रवेश करते ही सब कुछ सामान्य सा लगा, लेकिन हमारे अंदर का परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों को उस यात्रा से जो सीखने को मिला वह अब हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। हम दोनों के बीच चुप्प थी, लेकिन हम एक दूसरे को समझ रहे थे। हवेली का रहस्य अब हमारी यादों में था और हम जानते थे कि अब हमें अपनी दुनिया में कदम रखने का वक्त था। हम दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को समझा और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। मैं अब इस बात को समझ चुका था कि हम केवल उस रहस्य का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वह रहस्य हमारे भीतर था। हवेली की दीवारों में जो आवाजें गूंज रही थीं, वे अब हमारे भीतर गूंज रही थीं। और सबसे अहम बात यह थी कि हम इस सफर से बहुत कुछ सीख चुके थे। हम डर से पार हो चुके थे और अब हम अपने भविष्य की ओर देख सकते थे, बिना किसी संकोच के। हवेली के रहस्य ने हमें सिखाया था कि हमारे अंदर वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद करती है। अब हम दोनों के मन में यही विश्वास था कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती अगर हम उसका सही तरीके से सामना करें। कुछ महीनों बाद मैं अक्सर उस हवेली के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह मुझे डराने की बजाय एक पुरानी याद की तरह महसूस होती थी। हम दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी और वह पुरानी हवेली सिर्फ एक अध्याय बनकर रह गया था। मैंने महसूस किया कि हम जिस भी कठिनाई से गुजरते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम उसकी वजह से जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है। हवेली का रहस्य हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन हमें यह समझ आ चुका था कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह हवेली का रहस्य खत्म हो गया, लेकिन हम दोनों के भीतर की ताकत और साहस हमेशा के लिए जीवित रह गए। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और जीवन की नित नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।